गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री में चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये टॉपिक था हमारा सब टॉपिक, और उसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे। तो हम लोग ने जिस तरह से डिस्कस किया था, देखा था कि हाउ दैट द डिफरेंट रीजन्स was being ruled and controlled by different monarchy, and though there was not a nation state, there was no single idea of a nation state. Different peoples they are living, having different cultures. So how this feeling of nationalism emerged, and it is a very hard and important task to make that all the regions one and make it as a nation state. So we have discussed in that previous class. So today we are going to discuss about the same subtopic, liberalism nationalism stood for. So what did liberal nationalism stood for? तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि जो नेशनलिज्म है ना, व्हाट डज दिस लिबरल स्टैंड फॉर नेशनलिज्म। तो जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे नेशनलिज्म की जो मोस्टली फीलिंग्स थी, इट वाज अराइजेस जस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द मिड 18th centuries में, व्हेन अ न्यू क्लास इमर्ज्ड, व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशंस टुक प्लेस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के कारण वहाँ पे कमर्शियल क्लासेस, एक कमर्शियल क्लास का जन्म हुआ, कमर्शियल क्लास आई। कमर्शियल क्लास के बाद हमने वहाँ देखा वर्किंग क्लासेस आई, वर्किंग क्लासेस जो काम कर रही थी। उसके बाद हमने देखा मिडिल क्लास। तो ये लोग थे जहाँ पे दे गॉट द एजुकेशन एंड दे ब्रिंग द इनलाइटमेंट। सो इन लोगों ने जो है एजुकेट, अपने आप को एजुकेट किया, एंड दिस वर्किंग पीपल, दिस मिडिल क्लास पीपल, they transfer the idea of nationalism and they want the nations to be a nation state. तो इसी तरह से इन लोगों ने वर्क हार्ड किया और ये आइडिया जो था नेशन स्टेट का वो उन्होंने स्प्रेड किया। तो इसी तरह से इसको आगे लेके बढ़ते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा कि किस तरह से जो लिबरल नेशनलिज्म थे ये इस समय क्या इसकी मीनिंग थी। नाउ आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th centuries में यहाँ पे मोस्टली जब स्टार्ट हो गई थी, जैसे मैंने कहा कि मोस्टली इट वाज लेकिन इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तो इंग्लैंड के अंदर ही ये फीलिंग्स शुरुआत हुई थी। बाद में 19th centuries के वहाँ पे बाद में आसपास के एरियाज में यूरोप में स्प्रेड हुआ था। तो इसी तरह से जो आइडिया थी नेशनलिज्म्स की, नेशनल यूनिटी की, ये धीरे धीरे क्लोजली जो था उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, एक अपनी उसकी मीनिंग थी। हर अलग अलग जगह पे उसकी मीनिंग्स की जो थी आइडियोलॉजी वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिबरलिज्म जो देखेंगे, लिबरल मीन्स जो मीनिंग है लिबरल की मीन्स फ्री। तो यहाँ पे एक्चुअली लिबरलिज्म जो है वर्ड ड्राइव कहाँ से किया गया, लैटिन रूट है, लैटिन वर्ड्स है जिसकी मीनिंग होती है फ्री। तो लिबरलिज्म दैट वाज फ्रीडम, तो लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम। तो इसकी आइडियोलॉजी जहाँ पे अगर ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे टुडे, इसमें सोशली, पॉलिटिकली, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो यहाँ पर हम लोग 3 सब हेडिंग के अंदर में इसकी जो मीनिंग्स है वो अलग अलग वैरी करती है, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मूव करेंगे हम लोग सोशल, दैट वाज सोशली। सोशली इसकी मीनिंग्स क्या है, पॉलिटिकली इसकी मीनिंग्स क्या है, एंड इकोनॉमिकली इसकी मीनिंग्स क्या होगी। सोशलिज्म, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक में दैट इज द लिबरलिज्म, द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। तो एज वी मूव व्हाट डज मीन्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन कि लिबरलिज्म क्या बताया था। लिबरल का मतलब है फ्री और लिबरलिज्म फ्रीडम। तो जहाँ पे जब मिडिल क्लास का जन्म हुआ था, जो मिडिल क्लास थी उनका मीनिंग क्या था, वो क्या चाहती थी, तो ये वाला जो है डेफिनेशन से आ जाएगा सोशल के लिए। समाज में जो लोग थे वो क्या चाह रहे थे, जब मिडिल क्लास थी वो क्या चाह रहे थे। तो सोशली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, मिडिल क्लास जिस तरह से वो स्टूड इमर्ज्ड हुई, तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। तो उनका मतलब था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल,
सभी के लिए आज़ादी, सभी के लिए सब चीज़ों की इक्वलिटी, जो रूल्स बने उसमें भी इक्वलिटी हो, सभी के लिए बराबर अधिकार दे गवर्नमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस्ड ऑन दैट वाज स्टेटस. जिस तरह से वहाँ पे हमने देखा एरिस्टोक्रेट जो थे वो सोशली पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहे थे, वो भले वो थोड़े में थे, उसकी मेजोरिटी नहीं थी, माइनॉरिटीज़ में थे, मेजोरिटी में पीजेंट्स थे, लेकिन फिर भी वो माइनॉरिटीज़ रूल कर रहा था मेजोरिटी पे, पीजेंट्स पे, किसानों पे रूल कर रहा था. तो इसी तरह से पैसे वाले तो वो चाहते थे ये चीज़ें ना हो, बल्कि समाज सभी को बराबर अधिकार दे, सभी को सोच में काम करने में फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले. तो इसीलिए सोशली द पीपल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन सोशल लाइफ, और सोशली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. तो लिबरलिज्म मीन्स स्टूड, सोशली लिबरलिज्म स्टूड फॉर, आप लिखोगे ऐसे, सोशली लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल, सभी को बराबर अधिकार मिले, कानून जो रूल्स बने उसमें सभी को, अगर किसी ने गुनाह किया, कोई क्राइम किया, तो भले वो रिच हो पुअर हो, द पनिशमेंट शुड बी इक्वली. तो इसी तरह से ये हो गया डेफिनेशंस और इसकी मीनिंग्स ऑफ सोशली. नाउ नेक्स्ट आता है पॉलिटिकली. पॉलिटिकली भी अगर हम मूव कर देंगे तो पॉलिटिकली क्या मीनिंग आएगा इसके अंदर. तो पॉलिटिकली यहाँ पे हेडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है. तो पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. ये तो स्मॉल छोटा सा, इसमें और आगे जाएगा कि पॉलिटिकली क्या बताया गया, कि एम्फेसाइज किया, किस पे जोर दिया गया कि गवर्नमेंट बने बट सबकी सहमति से बने, किसी एक की नहीं, मेजोरिटी जिसे पसंद करे वही गवर्नमेंट बने. उसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी, कि वहाँ पे लोगों ने लिबरलिज्म लड़े थे. ऑटोक्रेसी मतलब रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन, द पावर इन द हैंड ऑफ अ वन पर्सन, उनकी उन्होंने एंड किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इट शुड रूल बाय द मोनार्च. तो ऑटोक्रेसी का एंड हुआ था, मोनार्च का एंड किया था. क्लेरिकल प्रिविलेजेस, तो ये सब चीज़ों का उन्होंने एंड करवाया था. तो ये चीज़ें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में देखा था. तो यहाँ पे बार बार आप देखोगे, यहाँ पे हमेशा कहीं ना कहीं इट विल कंपेयर, हमेशा कंपेयर करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को, क्योंकि हमेशा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के कारण द आइडिया वॉज स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप. यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था वो पूरी की पूरी इंटायर यूरोप में स्प्रेड हुआ था. तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा. तो यहाँ पर पॉलिटिकली हम सबसे पहले लिखेंगे इट एम्फेसाइजेस द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. फिर उसके बाद आएगा अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकली का मीनिंग हो गया. सो पॉलिटिकली लिबरलिज्म एम्फेसाइज क्या करेंगे हम, पॉलिटिकली लिबरलिज्म लिखेंगे, डैश करेंगे, फिर लिखेंगे इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि गवर्नमेंट किसकी हो, किससे बने, सभी सहमत हो और उनकी सहमति से गवर्नमेंट बने. फिर कॉन्स्टिट्यूशंस हो, रूल्स हो, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो जनता ने कंसेंट अपनी दी थी तो उसने उनको चूज़ किया था, और उसमें जो रूलिंग करेंगे किसके थ्रू करेंगे, पार्लियामेंट के थ्रू करेंगे. तो ये डेफिनेशंस हो गया. तो ये आप टिक कर लेना. और ये आपका सेकंड आ गया पॉलिटिकली द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. एक बार वापस, लिबरलिज्म पॉलिटिकली मीन्स इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशंस, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. ये हो गया हमारा पॉलिटिकली. सो इन द 19th century, liberal also stress द इनविजिबिलिटीज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑल्सो, की जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी, इसके ऊपर भी स्ट्रेस दिया गया था, क्योंकि ये मोस्टली किसके पास थे, पैसे वाले के पास थी. तो यहाँ पे बार बार इस चीज़ों को जो हमने डिस्कस किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वहाँ पर ही कि वहाँ पर उन्होंने उनको राइट्स दिया था. अब आता है लास्ट में कौन सा हमने देखा, लास्ट में इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमिक्स वाला. लेकिन उससे पहले वापस से यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना. अभी डिस्कस किया था सोशली हमने क्या पढ़ा था, सोशली लिबरल मीन्स
that all the individuals has got the freedom and have equality before the law. तो यहाँ पे आपको ये याद दिलाना जा रहा वापस से कि क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में ऐसा हुआ था. सफरेज, वी ऑल नो राइट टू वोट. सफरेज का मतलब होता है हमें वोट देने की अधिकार मिले. तो यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो बताया गया था सोशली में डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. ये इसमें नहीं था क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के अंदर वहाँ पर किसे नहीं मिला था राइट टू वोट. इफ यू रिमेंबर दैट फ्रेंच वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी बना दिया गया था, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया था, राइट टू वोट भी दिया था, बट दे हैव नॉट गिवन राइट टू वोट टू द वुमेन्स. They have given the right to the only active member, those who paying the tax. Active member को वहाँ पे उन्होंने rights दिया था वोट देने का. The person who we are called as active member, the person who is paying tax, जो टैक्स पे कर रहे थे, टैक्स पेयर उनको नाम दिया था एक्टिव मेंबर. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के अंदर यहाँ पे वापस बताया जा रहा था इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट कवर द सफरेज. यूनिवर्सल सफरेज कवर नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पर राइट टू वोट जो थे वो वुमेन्स को नहीं मिल रहा था. एंड द पर्सन हु इज नॉट हैविंग प्रॉपर्टी एंड दोज हु आर नॉट गिविंग पेइंग टैक्स दे आर बीन एक्सक्लूडेड. उनको वो राइट्स नहीं मिली थी, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिली थी. तो इसी तरह से यहाँ पे इसे क्लैरिफाई कर दिया गया. लेकिन कुछ समय के लिए उनको वो मिला था व्हेन दैट थर्ड स्टेट्स के जो उनका लीडर बना था, जैकोबिन क्लब्स का जो मेंबर उसका लीडर था मैक्सिबरी रोबर्सबरी, जब वो बने थे व्हेन ही वाज बीन गेट अपॉइंट रिप्रेजेंटेटेड, तो उन्होंने सभी को ऑल अडल्ट को दिया था. यहाँ पर इन्होंने भले मैन विदाउट प्रॉपर्टीज को राइट्स दिया था बट वुमेन्स को नहीं दिया था, इन्होंने भी नहीं दिया था. तो ऑल अडल्ट इंजॉय सफरेज, ये राइट्स उन्हें मिली थी. लेकिन वापस जब जैकोबिन्स के बाद स्थिति खराब हो गई थी, कंट्रोल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, उसका फ़ायदा किसने उठाया था? नेपोलियन ने ओवरथ्रो किया था, फ्रांस के ऊपर कंट्रोल कर लिया था. फिर उन्होंने नेपोलियन कोड्स बनाया था. तो वापस हमने क्या देखा कि वहाँ पे नेपोलियंस ने लिमिट कर दिया सफरेज. राइट टू वोट किसको मिलेगा? जो टैक्स करेंगे, पेमेंट देंगे, मतलब मैन विदाउट प्रॉपर्टी दे आर नॉट बीन हैविंग राइट्स. तो यहाँ पे इन्होंने रिड्यूस कर दिया, इनको पावर छीन लिया उनसे. और वुमेन्स को तो था ही नहीं, दे रिड्यूस द स्टेटस ऑफ अ माइनर, कि वो माइनर है, डिसीजन नहीं ले सकते. इनका डिसीजन कौन लेगा? इनके फादर लेंगे या फिर उनके हस्बैंड लेंगे. तो इसी तरह से यहाँ पे नेपोलियंस आने के बाद भी सिचुएशंस अच्छा नहीं रहा था वुमेन्स का. Now, throughout the 19th centuries and 20th century, women's and non-property men जो थे, मतलब वुमेन्स तो अपनी राइट्स के लिए लड़ रहे थे, और जो बेचारे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स जितने सारे थे, उन्होंने मूवमेंट को कंटिन्यू रखा था, ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट, और अपनी डिमांड मांग रहे थे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. ये चलता रहा था, ये इनका डिमांड चलता रहा था, इनकी फाइटिंग एंड नहीं हुई थी. तो यहाँ पे इसीलिए इसको वापस से आपको रिकॉल किया जा रहा है कि यूरोप में जहाँ पे बता रहे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट डजंट मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ दैट ऑल पीपल्स आर गेटिंग. यहाँ पे एक्सेप्ट वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टाइड मैन, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास राइट्स नहीं थी पॉलिटिकली. अब हम लोग मूव करते हैं इकोनॉमिक में. अगर हम मूव करते हैं इकोनॉमिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? सो इन इकोनॉमिक स्फेयर, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है अच्छे से, इकोनॉमिक में हेडिंग दे दिया गया. सो इन इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबोलाइजेशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स. ये आपका मिल गया डेफिनेशन यहाँ से ये पूरा. सो व्हाट इज द डेफिनेशंस एंड व्हाट इज द मीनिंग? इन इकोनॉमिक स्फेयर लिबरल स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट में कुछ भी लोग बेच सके, कुछ भी खरीद सके, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि पहले होता था. तो एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज, मतलब गवर्नमेंट की जो भी रेस्ट्रिक्शन थी, जो भी उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई थी, वो उन्होंने हटा दिया, रिमूव कर दिया ऑन द मूवमेंट, कि कोई गुड्स आ रहा है, कोई जा रहा है,
इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है गवर्नमेंट का, तो ये उसे कहेंगे दैट इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो इसका मतलब कि मार्केट फ्री है, जो प्रोड्यूसर है वो कितने भी प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर कितने भी कंज्यूम कर सकते हैं, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब यहाँ पे वापस से हम देखेंगे कि इस तरह से किसने किया, वैसे फ़ायदा क्या हुआ। इट वॉज डन बाय द नेपोलियन। वी हैव सीन दैट नेपोलियन दो इसने डिक्टेटरशिप लेके इसने कंट्रोल किया कंट्री के अंदर, बट इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स के अंदर डेवलपमेंट किया था। तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, क्योंकि ये डिमांड था मिडिल क्लास जब इमर्ज हुआ, इंडस्ट्री जब वहाँ प्रोडक्शन शुरू कर दी, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो थे वो प्रोड्यूस हो रहा, तो इट शुड बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो ये रेस्ट्रिक्शंस अगर है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर वो प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो उस तरह से देखा गया, इट वॉज अ डिमांड, मिडिल क्लास का ये डिमांड था, ये था, इसके लिए उन्होंने इसके ऊपर इम्फेसाइज किया था कि ये चेंज होना चाहिए। सो लेट अस टेक द एग्जांपल कि जर्मन स्पीकिंग रीजन जो था यहाँ पे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जहाँ उसमें क्या क्या था, किस तरह से सिचुएशंस थी कि जो 19th सेंचुरीज में फर्स्ट हाफ में, दैट वाज इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जर्मन स्पीकिंग जितने सारे रीजन्स थे, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छा किया था, मेजर्स उसने जो सुधार किया, हैज क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो इसने क्या किया कि उन्होंने 39 स्टेट्स को एक किया, जर्मन, जहाँ पे सारे जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेजेस रीजन्स थे, सारे प्रिंसिपल स्मॉल्स को एक करके कॉन्फेडरेशंस करके। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, पहले ईच दिस पॉसेस इट्स ओन करेंसी, क्योंकि 39 स्टेट्स का मतलब था कि 39 करेंसी थी, उसमें उनकी वज़न करने का जो वेइंग सिस्टम था वो अलग था, मेजर्स करने का सिस्टम भी अलग था। मतलब जितनी स्टेट उतना करेंसी, उनका उतना सारा मेजरमेंट करने का तरीका अलग अलग था। तो सोचो कितनी मुश्किल होती होगी, किसके, जो मर्चेंट्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको कितनी मुश्किल आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। अब मर्चेंट यहाँ पे बताया जा रहा कि अगर कोई मर्चेंट ट्रैवलिंग कर रहा था 1833 में फ्रॉम हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जाता, तो उसे क्या करना पड़ता, उसे 11 कस्टम बैरियर्स, अलग अलग कस्टम बैरियर्स से गुजरना पड़ता। हर बैरियर्स में उन्हें 5% ड्यूटी मतलब टैक्स देना पड़ता। तो मतलब सोचो कि एक से दूसरे से तीसरे अगर ये घूमता, सिर्फ हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग में 11 कस्टम उनको लग रहा था, और हर कस्टम में 5%, तो मतलब 20, अगर देखा जाए तो 55% उनका तो टैक्स निकल गया, तो बचेगा क्या। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस था, सोचने की बात है कि बस हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने में 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करने पर उनको हर जगह 5% एट ईच वन ऑफ देम पे करना पड़ता। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इन्हें अलग अलग एरिया में वेइंग सिस्टम याद रखना पड़ेगा कि वहाँ पे मेजरमेंट जो भी है, वेइंग सिस्टम है, जो चीज़ बेच रही है हर एरिया में उनका यूनिट्स जो है किसी में ज़्यादा है, दैट वाज अमाउंट किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। इसी तरह से ईच रीजन हैज़ इट ओन सिस्टम, हर रीजन्स का अपना अपना सिस्टम था, मेजर्स था। अब यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, उनको याद रखना पड़ेगा, समय लगेगा, कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशंस में भी लगेगा। अब एग्जाम्पल्स दिया गया, अगर कोई कपड़ा, जैसे हम लोग पता है कि 1 मीटर, वी नो 1 मीटर क्लॉथ अगर हम लेने जाते तो इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मीटर के हिसाब से हम लोग मेजरमेंट करते हैं क्लोथ्स को, है ना। क्लोथ्स को जो हम लोग मेजर्स करते हैं वो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो वहाँ पे क्लोथ्स का जो मेजर्स है वहाँ पे वॉज द एली, मीटर नहीं लेते, एली लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया एली जो था हर रीजन्स में इसका लेंथ जो था अलग अलग था। जैसे हमें पता है ऑल ओवर इंडिया हम लोग जाएंगे कहीं पर भी 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ही है, लेकिन वहाँ क्या था, एली क्या थी, तो उसकी लेंथ कितना था। जैसे मटेरियल्स ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट से अगर आप लोग लेते तो 54.7 सेंटीमीटर्स का हुआ वो,
1L इक्वल्स टू, वहीं पे मेजिन में आएगा 55.1, न्यूरमबर्ग में 65.6, फ्रेबर्ग्स में 53.5। मतलब इतना सारा याद रखना पड़ेगा। जो मर्चेंट है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर उसकी कैलकुलेशंस करना, इतना सारा। तो कोई भी मतलब बिजनेसमैन क्या है, उसको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। ही वॉज नॉट फ्री, he has to remember each and everything measurement, then he has to carry all the different currencies। तो ये सब चीज़ें यूनिफॉर्म एक किया, किसने किया? नेपोलियन ने। तो इसी तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये उस सिचुएशंस को जो फेस चल रहा था उसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिमांड था कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म होना ही चाहिए। तो ये चीज़ें किया गया था। तो सच कंडीशंस वाज व्यूड एंड द ऑब्स्टिकल्स, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स था उस समय के लिए, इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए, ग्रोथ के लिए, जो भी इंडस्ट्रियल कमर्शियल क्लासेस थे उनके लिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने अर्ग किया कि दे शुड हैव अ यूनिफॉर्म्ड और यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जहाँ पे कोई भी कहीं भी जाए लेकिन कोई प्रॉब्लम ना हो, करेंसी एक हो जाए, मेजरमेंट एक हो जाए, ताकि जो कमर्शियल क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, वो इजिली बिजनेस कर पाए। सो द अलाउइंग द अनहिंड्रेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल्स एंड कैपिटल्स, ये सब चीज़ें खत्म हो जाए। सो इन 1834 में एक यूनियन बनाया गया, कस्टम यूनियन, जिसे नाम दिया गया ज़ोल्वेरियन। तो ये क्या है? एक कस्टम यूनियन है। ये बनाया गया, एक यूनियन फॉर्म किया गया, किसके इनिशिएट, किसकी कोशिश से? प्रूशिया की कोशिश से। और इसमें जितने सारे जर्मन स्टेट्स थे उसने ज्वाइन किया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एबोलाइज किया, तब ये यूनियन बन गई, ज़ोल्वियन बन गई। किसने बनाया? प्रूशिया के इनिशिएट्स के कारण, और सभी जर्मन स्टेट्स जो उसने मिक्सड हो गई, उन्होंने हाथ मिलाया। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले दे एबोलाइज्ड टैरिफ बैरियर्स, जो अलग अलग बैरियर्स थी, हर जगह उनको पेमेंट करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, वो एबोलाइज कर दिया गया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी, अलग अलग करेंसी, जो 39 स्टेट्स मान लो जर्मन का ही था, तो इस तरह से ओवर 30 से, जो 30 करेंसी से वहाँ पे वो 2 करेंसी तक लेके गया। तो ये था बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो उन्होंने 1834 में लिया, विद बाय मेकिंग अ यूनियन, कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरियन। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? व्हाट वाज द वर्क दे हैव डन? व्हाट वाज द वर्क दे हैव डन? द यूनियन एबोलाइज्ड टैरिफ बैरियर्स, जो टैक्स बैरियर्स थे अलग अलग, अभी हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ एक छोटे से जगह में जाने में 11 बैरियर्स उनको भरना पड़ता था, रिड्यूस कर दिया करेंसीज को, 30 से 2 में लेके गए। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, बाद में रेलवेज नेटवर्क, ताकि ट्रैवलिंग ईजी हो जाए, फर्दर ईजी हो जाए, और बहुत ज़्यादा एक साथ गुड्स को ट्रैवलिंग करे, मोबिलिटी ईजी हो जाए, मूवमेंट ईजी हो जाए। इससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली टैक्स दिया जाएगा, तो टैक्स किसका फ़ायदा होगा? देश का फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो मूविंग टुवर्ड यूनिफिकेशन, कि इस तरह से देश एक होना जा रहा है अलग अलग से। ये भी एक एग्ज़ाम है, दैट वाज एग्ज़ाम, हम बोल सकते हैं कि ये शुरुआत थी, द बिगनिंग, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म बोल सकते हैं, कि एक पड़ाव शुरुआत हुआ जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। सो नेशनल सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम। तो धीरे धीरे इसी तरह से लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग्स इमर्ज होना शुरू हुआ। ना नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, मतलब नेपोलियन को हराने के बाद किसने रूल किया, कौन आया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन टेक केयर।